नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से डिकोड करेंगे कि आखिर पिछले 10 से 15 सालों में भारतीय राजनीति की पूरी तस्वीर कैसे और क्यों बदल गई। हम उपलब्ध डेटा, फैक्ट्स और रिसर्च के आधार पर इस बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अब देखिए, इस पूरी स्थिति को समझने के लिए ना भारतीय राजनीति को एक बहुत बड़े क्रिकेट मैच की तरह इमेजिन कीजिए। जब हम इसे एक खेल के नजरिए से देखते हैं तो चीजें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती हैं और इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। तो स्थिति कुछ ऐसी रही है। इमेजिन कीजिए, एक टीम ए है। ये टीम पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, कॉन्फिडेंस से भरी हुई है और एनर्जी एकदम टॉप लेवल पर है। ये मेनली सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को दर्शाती है। और दूसरी तरफ है टीम बी। टैलेंट की कोई कमी नहीं है इनमें, लेकिन दिक्कत क्या है? ये आपस में ही बहस कर रहे हैं, बार बार अपना कैप्टन बदल रहे हैं और सबसे जरूरी मौकों पर कैच छोड़ रहे हैं। रिजल्ट आपके सामने है। एक वेल कोऑर्डिनेटेड टीम लगातार पावर में आती गई और विपक्ष एकजुट होकर खेलने में स्ट्रगल करता रहा। पर यह सब रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे सालों की एक प्रोसेस है। तो चलिए इस मैच के पहले मेन फेज पर नजर डालते हैं, लीडरशिप और डिजिटल स्ट्रैटेजी। सबसे अहम बात, हम और आप बतौर वोटर क्या चाहते हैं? क्लैरिटी, राइट? रूलिंग पार्टी ने नरेंद्र मोदी के रूप में एक बहुत ही स्ट्रांग और क्लियर कैप्टन देश के सामने रखा। उनकी इमेज बहुत पावरफुल रही। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अक्सर एक ऐसी टीम की तरह नजर आया जहां हर कोई कैप्टन बनना चाहता था। कोई एक ऐसा चेहरा नहीं था जिस पर सब सहमत हों, और आपसी खींचतान, खैर वो तो सबको दिख ही रही थी। अब इस टेक्निकल गैप को देखिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। एक साइड ने अपने इलेक्शन कैंपेन को बिल्कुल एक मॉडर्न कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाया। डेटा, टेक्नोलॉजी और ग्राउंड वर्कर्स का जबरदस्त इस्तेमाल। आप कह सकते हैं कि वो लेटेस्ट स्मार्टफोन यूज कर रहे थे, जबकि विपक्ष वो काफी हद तक वही पुरानी फैमिली पॉलिटिक्स और पुराने तरीकों पर अटका रहा, जैसे आज के जमाने में कोई पुराना कीपैड वाला फोन चला रहा हो। याद कीजिए, 10 साल पहले पॉलिटिक्स का मतलब क्या था? बड़ी बड़ी रैलियां और टीवी न्यूज, बस। लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने बहुत जल्दी भांप लिया कि असली गेम अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स पर है। उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर्स और युवाओं तक सीधे पहुंचने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और जब तक विपक्ष को समझ आता कि ये डिजिटल शिफ्ट कितना बड़ा है, तब तक रूलिंग पार्टी ऑनलाइन दुनिया में मीलों आगे निकल चुकी थी। कहते हैं ना, मॉडर्न पॉलिटिक्स में नैरेटिव या कहानी पर कंट्रोल होना सबसे जरूरी है। अगर लोग अपने फोन पर रोजाना एक ही मैसेज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उस पार्टी का इन्फ्लुएंस तो अपने आप बढ़ेगा ही। चलिए अब दूसरे मेन फेज की तरफ बढ़ते हैं, बिखराव और जमीनी स्तर से दूरी। देखते हैं कि ये सब ग्राउंड लेवल पर कैसे एक बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बन गया। देखिए, विपक्ष कोई एक सिंगल पार्टी नहीं है। ये अलग अलग पार्टियों का एक ग्रुप है और सबकी अपनी अपनी एम्बिशंस हैं। अब होता क्या है कि जो पार्टियां दिल्ली में बैठकर एक साथ दिखती हैं, वो स्टेट इलेक्शन आते ही एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। अब आप ही सोचिए, जब नेशनल और स्टेट लेवल पर गठबंधन ऐसे बार बार बदलेंगे तो वोटर तो कंफ्यूज होगा ही ना। और इसका असर ग्राउंड पर साफ दिखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियां जिन जमीनी संगठनों पर टिकी थीं, वो धीरे धीरे दरकने लगे। एक क्लियर पैटर्न दिखता है हमें। पहले बड़े रीजनल नेता पार्टी छोड़कर गए, उससे उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन कमजोर पड़ा और फाइनली जो लोकल लेवल पर कार्यकर्ताओं की एनर्जी होती है ना, वो बिल्कुल डाउन हो गई। क्योंकि अल्टीमेटली राजनीति सिर्फ संसद में दिए गए शानदार भाषणों से नहीं चलती। चुनाव इस बात से जीते जाते हैं कि गांवों और कस्बों में लोगों के दरवाजे तक कौन पहुंच रहा है। और जब विपक्ष की ये लोकल एनर्जी कम हो रही थी, तब बीजेपी लगातार अपने बूथ सिस्टम को मजबूत कर रही थी। उन्होंने साबित कर दिया कि असली कनेक्शन ग्राउंड पर ही बनता है। अब जरा बाहरी माहौल की बात करते हैं, जिसने इस पूरे पॉलिटिकल गेम को एक नया ही शेप दे दिया। पार्ट 3, राष्ट्रवाद, छवि और दबाव। जैसे जैसे देश की पॉलिटिक्स ज्यादा इमोशनल और नेशनलिस्टिक यानी राष्ट्रवादी होती गई, विपक्ष एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया। आप खुद सोचिए, अगर वो सरकार की कड़ी आलोचना करते हैं तो उन पर एंटी नेशनल या देश विरोधी होने का ठप्पा लगने का डर रहता है। लेकिन अगर वो चुप बैठते हैं तो जनता उन्हें कमजोर मान लेती है। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसके साथ ही पुरानी विपक्षी पार्टियों पर पास्ट के करप्शन चार्जेस का भी एक भारी बोझ था। अब भले ही वो आरोप लीगली साबित हुए हों या नहीं, लेकिन उनकी पब्लिक इमेज को तो डैमेज हुआ ही। और इसके बिल्कुल उलट रूलिंग पार्टी ने खुद को एक बहुत ही अनुशासित और क्लीन विकल्प के रूप में पेश किया। और ये चीज़ ना फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत अट्रैक्ट कर गई। अब इसी बीच एक और फैक्टर ने काम किया, जांच एजेंसियों की कार्रवाई। इस पर आपको दो बिल्कुल अलग अलग नजरिया देखने को मिलेंगे।
सरकार का क्लियर स्टैंड है कि ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसियों का एक्शन पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वहीं जो आलोचक हैं, उनका मानना है कि ये सब विपक्ष में डर और दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। पर अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो एक बात साफ है, इन लगातार जांचों से विपक्ष का कॉन्फिडेंस और यूनिटी हिली है और हमने देखा कि कई बड़े नेता अपनी पार्टी ही बदल गए। इन सब चीज़ों का फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? 2014 के बाद कई सालों तक एक बहुत ही हैरान करने वाली सिचुएशन बनी रही। विपक्ष इतना बिखरा हुआ था कि लोकसभा में उन्हें ऑफिशियली लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा तक नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके लिए जो एक मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स चाहिए होती हैं वो किसी एक पार्टी के पास थी ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कहानी खत्म? बिल्कुल नहीं। सोर्स मटेरियल के हिसाब से भारतीय लोकतंत्र का भविष्य अभी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। पार्ट 4, लोकतंत्र का भविष्य। अगर आप ध्यान से देखें तो विपक्ष आज भी पूरी तरह से आउट नहीं हुआ है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरला जैसे कई बड़े राज्यों में रीजनल पार्टियां आज भी बहुत सॉलिड पोजीशन में हैं। ये स्टेट्स हमें याद दिलाते हैं कि वोटर कभी भी सरप्राइज दे सकते हैं और सही गठबंधन हो तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। राजनीति ना बिल्कुल मौसम की तरह होती है। कभी कभी एक ही मौसम सालों साल चलता रहता है, ऐसा लगता है अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अंततः बादल बदलते जरूर हैं। हिस्ट्री गवाह है कि किसी भी पार्टी का दबदबा हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होता। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। एक मजबूत विपक्ष का काम सिर्फ चुनाव जीतना या हारना नहीं होता। उनका असली काम है कड़े सवाल पूछना, सरकार के फैसलों को चैलेंज करना और जनता को नए ऑप्शंस देना। क्योंकि बिना एक स्ट्रांग विपक्ष के सत्ता में बैठी टीम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उनके केयरलेस होने का रिस्क हमेशा बना रहता है। तो ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। भारत के विपक्ष को अपना वो खोया हुआ ग्राउंड कनेक्शन वापस पाने, एक नया विजन ढूंढने और इस पॉलिटिकल मौसम को फिर से बदलने के लिए आखिर क्या करना होगा? दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र का फ्यूचर काफी हद तक इसी बात पर टिका है कि एक नया और